हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग ने ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग ने फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोग ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पढ़ा। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चाइल्ड एंड वुमेन लेबर एक्ट के बारे में पढ़ा। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो भी वर्क प्लेसेस है वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो है वो 9 दिसंबर 2013 में उसको पास किया गया और फोर्स में लाया गया। तो ये पर्टिकुलर एक्ट जो है उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस जो है वर्क प्लेस पे रोकी जाए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो है इसके फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है उसके बारे में प्रॉपर एक मैकेनिज्म जो है वो दिया गया है, मतलब एक सिस्टम बताया है कि किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस जो होती है उसको सॉल्व किया जा सकता है। नाउ यहाँ पे एग्रीव्ड वुमेन उसका मतलब क्या होता है वो दिया है। एग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित। सो एग्रीव्ड वुमेन का मतलब क्या होता है, पीड़ित महिला। सो इसमें एग्रीव्ड वुमेन किसको बोलेंगे, तो जिसको भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलता है उस महिला को यहाँ पे एग्रीव्ड वुमेन कहा जा सकता है। फिर वो महिला का कोई भी एज होने दो या वो किसी भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहने दो, मतलब वो बड़े लेवल पे काम कर रही है, किसी मिडिल लेवल पे काम कर रही है या लोअर लेवल पे काम कर रही है, तो सारी महिला है इसमें इंक्लूड हो जाती है। फिर बाद में महिलाएं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, फिर वो पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, फिर वो महिला कोई भी क्लाइंट होने दो, कस्टमर होने दो, या इवन डोमेस्टिक वर्कर मतलब घर में काम करने वाली बाई होने दो, वो सबको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सो देखो ये एक्ट कितना कॉम्प्रहेंसिव है, कितने सारे अलग अलग टाइप के महिलाओं को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। मतलब कोई भी एज की महिला होने दो या किसी भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की होने दो, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की केस आती है तो उसको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की महिला होती है तो उनके अगेंस्ट अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की केस होती है तो उसको इंक्लूड किया जाता है, और अनऑर्गेनाइज की महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया जाता, ऐसा यहाँ पे नहीं है। महिला किसी भी सेक्टर की होने दो, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों की सेक्सुअल हरासमेंट की केसेज जो होती है वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। फिर वो महिला प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, वो महिला कोई भी क्लाइंट हो, कस्टमर हो या डोमेस्टिक वर्कर हो, सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। सो इस एक्ट के अंदर एग्रीव्ड वुमेन कौन हो सकती है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद में एम्प्लॉयर। ना एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, जो भी जॉब प्रोवाइड करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है और कंट्रोल करता है, और या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है वो बनाते हैं, तो उसको यहाँ पे एम्प्लॉयर कहलाया जा सकता है। तो सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, या उसके जो पॉलिसीज होती है वो फॉर्मुलेट करता है या फिर एडमिनिस्टर करता है, चेक करता है टाइम टू टाइम, तो उसको एम्प्लॉयर कहा जाएगा यहाँ पे। देन थर्ड वन इज वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मतलब क्या, जो भी अपना ट्रेडिशनल ऑफिस सेटअप होता है जहाँ पे एक एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, ऐसा रिलेशन जहाँ पे होता है उसको वर्क प्लेस बोला जाता है। सो इस तीन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों को डेफिनेशंस बताया है कि एग्रीव्ड वुमेन कौन हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि एग्रीव्ड वुमेन कोई भी हो सकती है जिसको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलता है। फिर वो महिला का एज कुछ भी होने दो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कोई भी होने दो, वो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होने दो, पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के होने दो, क्लाइंट कस्टमर या डोमेस्टिक वर्कर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्रीड वुमेन का डेफिनेशन दिया है। फिर एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, तो वो मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है या कंट्रोल करता है, या जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट मतलब तैयार करता है और उसको एडमिनिस्टर करता है, मतलब टाइम टू टाइम चेक करता है, तो उसको एम्प्लॉयर कहा जाएगा। और वर्क प्लेस क्या होगा, तो कोई भी ट्रेडिशनल ऑफिस सेटअप होता है जहां पे एम्प्लॉयर होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसको वर्क प्लेस बोला जाएगा। सो ये तीनों डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, मतलब क्या ये जो वर्ड्स है इनके मीनिंग आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे।
देन उसके बाद में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्होंने क्या करना चाहिए कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है उसके बारे में अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करना काफी जरूरी है। फिर ये एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज को इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तब जाके ये जो सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस होती है वो कम हो सकती है। सो हर एक एम्प्लॉयर ने क्या करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में एम्प्लॉयज को एजुकेट करना चाहिए और उनके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए। उसी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए। पॉलिसीज मतलब क्या होते हैं, नियम या फिर जो भी रूल्स होते हैं वो बनाने चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा और उसके लिए फिर क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, तो उसके प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जा सकता है। ना ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि हर एक एम्प्लॉयर ने क्या करना चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी मतलब आईसीसी फॉर्म करना चाहिए। अभी ये आईसीसी का काम क्या होगा कि अगर सपोज किसी भी महिला के अगेंस्ट या किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट की केस आती है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के पास जा सकते हैं और अपनी जो भी केस है वो फाइल कर सकते हैं। सो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में भले ही वो ऑफिस हो या ब्रांच हो जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने क्या करना चाहिए, लोकल कंप्लेंट कमिटी जो है वो फॉर्मुलेट करनी चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी। अब ये लोकल कंप्लेंट कमिटी या एलसीसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है वैसे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए। अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेरी आ सकती है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी जो होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर सपोज किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर अगर सेक्सुअल हरासमेंट कंपनी में हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जा सकते हैं और उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन काफी बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले होते हैं या खुद एम्प्लॉयर जो होता है, बॉस जो होता है, वो सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व होता है या वो खुद ही क्या करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं किसी एम्प्लॉय के। तो उस केस में क्या होगा कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो है वहां पे जाने से एम्प्लॉय जो है थोड़े कतराएंगे, बिकॉज इंटरनल कंप्लेंट कमिटी किसकी है, तो कंपनी की है और वो बॉस के कंट्रोल में है और बॉस ने खुद ने यहाँ पे क्या किया, सेक्सुअल हरासमेंट किया हुआ है। तो उस केस में एम्प्लॉय क्या करेगा, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के पास नहीं जाता है, वो वहां पे क्या करेगा, लोकल कंप्लेंट कमिटी के पास जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी होता है, लोकल कंप्लेंट कमेटी भी होता है। एम्प्लॉय को जहां पे भी जाके केस फाइल करना है वो केस फाइल कर सकते हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है वो कंपनी की होती है और जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसी भी ऑफिस में या ब्रांच में तो वहां पे ये कमेटी होना कंपलसरी है। और लोकल कंप्लेंट कमेटी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है जहां पे एम्प्लॉय सेक्सुअल हरासमेंट की केसेज जो है जाके फाइल कर सकते हैं। अभी अगर सपोज ये जो आईसीसी या एलसीसी जो है इनके पास कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की केस आती है तो उसका इंक्वायरी जो है 90 डेज में होना चाहिए, मतलब 3 महीने में उसका इंक्वायरी होना चाहिए। और इंक्वायरी खत्म होने के बाद में उसका जो भी रिपोर्ट होगा वो एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजा जाता है। इसका मतलब कि अगर सपोज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास कोई भी एम्प्लॉय सेक्सुअल हरासमेंट की केस लेके आते हैं तो ये कमेटी क्या करेगी, उसकी इंक्वायरी करेगी और 90 दिन के अंदर उसका इंक्वायरी करने के बाद में उसका रिपोर्ट जो है वो एम्प्लॉयर को देगी। लेकिन अगर सपोज किसी भी एम्प्लॉय ने लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाके केस फाइल किया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डेज में उसका इंक्वायरी होगा और 90 डेज के बाद में उसका रिपोर्ट जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजा जाएगा। सो यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वो जो केस होती है सेक्सुअल हरासमेंट की उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसका रिपोर्ट जो होता है वो एम्प्लॉयर को भेजती है और लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है वो उसका जो रिपोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजती है। अभी ये जो कंप्लेंट कमिटीज होती है, जो दो कमिटीज का आईसीसी और एलसीसी का मैंने आपको नाम बताया, वो क्या करते हैं कि इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भी कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट किया तो कंसोलिएशन करने की कोशिश करते हैं। कंसोलिएशन का मतलब क्या होता है, समझौता करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट किया तो, अगर कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली कंसोलिएशन होता नहीं है, डायरेक्टली ये जो केस है उसका इंक्वायरी शुरू हो जाता है।
सो कंप्लेंट कमिटीज क्या करते हैं, इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले अगर कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट किया है तो कंसोलिएशन से वो केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर बाद में लास्ट में ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं उसकी जो इंक्वायरी होती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। अगर सपोज उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को किसी ने ब्रीच किया या तोड़ा तो उसको 5,000 रुपीज का यहाँ पे पेनल्टी चार्ज किया जा सकता है। मतलब कि जो भी इंक्वायरी चल रहा है उसको किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जब तक वो पूरा केस फाइनल नहीं होता है। अगर सपोज बीच में किसी ने ये कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ा तो उसको 5,000 का पेनल्टी यहाँ पे लग सकता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो है फॉर्म किया गया है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एग्रीड वुमेन मतलब कौन से विमेन को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, एम्प्लॉयर कौन होता है, वर्क प्लेस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट बनाया है वो एक्ट के बारे में एम्प्लॉयज को एजुकेट करना या उनके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अरेंज करना जो है वो कंपलसरी है। और फिर बाद में सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट पॉलिसी बनाना जरूरी है। यहाँ पे दो कमिटीज होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे आईसीसी का होना जरूरी है। और दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल कंप्लेंट कमेटी, सो एम्प्लॉयज दोनों में से कहीं पे भी जाके अपनी केस जो है फाइल कर सकते हैं। फिर ये कमिटीज क्या करती है, अपना रिपोर्ट बनाती है 90 डेज के अंदर, और वो रिपोर्ट जो होता है वो आईसीसी होगा तो एम्प्लॉयर को भेजती है, और एलसीसी होता है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उसका रिपोर्ट भेजा जाता है। नाउ कंप्लेंट कमिटीज क्या करती है कि जो भी इंक्वायरी है उसको स्टार्ट करने से पहले कंप्लेनेंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो कंसोलिएशन से वो केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जब इंक्वायरी चलता है तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर ब्रीच किया या ब्रेक किया तो उसकी वजह से 5,000 रुपीज का यहाँ पे पेनल्टी लगता है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए यहाँ पे बनाया होगा। अगेन आप लोगों अगर ये वीडियो को 2-3 बार अच्छे से सुनोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे कोई भी मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक्ट किस तरीके से बनाया गया है और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की है। बाकी आप लोग इसको सुन के अच्छे से एग्जाम में अपीयर कर पाते हो। प्लस आपके आगे के जो भी करियर में आप लोगों को ये जो एक्ट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत आप लोगों को लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या फिर आप लोग खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।